लोग किरचॉफ लॉ को डिस्कस करेंगे। किरचॉफ लॉज इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे कोई भी सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कहा जाता है कि सर्किट्स में कई सारे नेटवर्क हैं, कई सारे लूप्स हैं। ऐसे सर्किट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? ओम्स लॉ के द्वारा। सिंपल सर्किट्स में हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किरचॉफ ने, जो जर्मनी के हैं, आज दो नियम दिए थे। उन्हीं के नाम पर इनको किरचॉफ लॉज कहा जाता है। किरचॉफ लॉज। ओम्स लॉ फेल्स टू डिस्क्राइब complicated electrical circuits like in a network. A German physicist Gustav Robert Kirchhoff gave two laws to describe complicated circuits. ऐसे सर्किट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किरचॉफ ने आज दो नियम दिए थे। इनको आप एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हैं। जिसका फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ, इस लॉ में कहा जाता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट्स मिल रही हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम जीरो हुआ करता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents meeting at a junction in electrical circuit is zero. The algebraic sum of all electric currents meeting at a junction is zero. That is a sigma I equal to zero. अब यहां पर प्रश्न है कि जीरो करना है तो साइन कन्वेंशन का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज जंक्शन की ओर जाने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव ले लें और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को हम निगेटिव ले लें, या जंक्शन की ओर जाने वाली करंट्स को हम निगेटिव ले लें और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव ले लें। ओके, तो मैंने यहां पर कहा है कि द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन may be taken as positive. The current moving away from the junction may be taken as negative. तो जंक्शंस की ओर जाने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव कह लें और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव कह लें। जैसे मैंने यहां पर एक ये जंक्शन है जे, I1 जंक्शन की ओर जा रही है, I2 करंट जंक्शन की ओर जा रही है, I3 जंक्शन से दूर जा रही है, I4 भी जंक्शन से दूर जा रही है, I5 जंक्शन से दूर जा रही है। अब अगर हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, I1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो I1 पॉजिटिव हो गया, I2 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि उसकी ओर जा रही, जंक्शन की ओर जा रही है, और I3 को हम नेगेटिव ले रहे हैं, I4 को भी हम नेगेटिव ले रहे हैं और I5 को भी हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये तीनों करंट्स I3, I4 और I5 ये तीनों करंट्स आज जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम नेगेटिव को साइड में कर दें तो आप देख रहे हो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज जो जंक्शन की ओर जा रहा है, टोटल करंट जो जंक्शन की ओर जा रही हैं, वो बराबर हो जाएगी टोटल करंट्स जो जंक्शन से दूर जा रही हैं। टोटल करंट्स इंटरिंग टू द जंक्शन इक्वल टू टोटल करंट्स लिविंग टू द जंक्शन। और ये तभी संभव है, यहां पर कह सकते हो कि किसी भी जंक्शन पर चार्ज कभी एक्युमुलेट नहीं हो सकता है।
This fact is based on the principle that electric charge cannot be accumulated at the junction. किसी भी जंक्शन पर चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। लिक्विड्स के केस में भी ऐसा ही है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब हर क्रॉस सेक्शन पर ए भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ए फॉर एरिया क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और बी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर करंट को आप यूज कर सकते हो, जैसे कूलम पर सेकेंड को आप इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हो। तो किसी भी जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हम लोग इस बात को आराम से कह सकते, तो कई क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा चुका है कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप आराम से कह सकते हो दैट इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ is based on the law of conservation of charge. हो सकता है 25 में ही कर दे। किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ है वो किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर एक बार कह लोगे, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट्स हैं उनका डायरेक्शन 0 होता है, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0। यहां पर हम लोगों ने मान लिया है कि जंक्शन की ओर जाने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को हम नेगेटिव ले रहे हैं। करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज positive and currents moving away from the junction may be taken as negative, या उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जंक्शन की ओर जाने वाली करंट को अगर आपने निगेटिव कहा है तो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को आप पॉजिटिव कह लेंगे। जैसे इसको आपने नेगेटिव लिया, नेगेटिव पॉजिटिव तब भी वही बात हो जाएगी, तो यहां पर आपने I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, I4 नेगेटिव, I5 नेगेटिव इक्वल टू 0। और इसको अगर उस साइड में ले जाओगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I4, I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब है कि टोटल करेंट्स इंटर इनटू द जंक्शन ये बराबर हो जाएगा टोटल करेंट्स लिविंग टू द जंक्शन। जंक्शन की ओर जो जा रही करंट्स उनका सम हमेशा बराबर होगा उसको जो जंक्शन को छोड़ रही है। ये फैक्ट ये निश्चित है कि बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी accumulated ऑन द जंक्शन। जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं भी कह सकते थे कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सिग्मा आई इक्वल टू 0 इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन की जहां तक बात है आराम से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन बिहार का देख रहे हैं, कह रहे हैं जैसे बीसीसी का है
ये शायद 2005 का है। ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the value of electric current I will be ध्यान दीजिएगा, एक करंट ये ली गई है, एक करंट ये ली गई है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, और एक करंट ये है, और एक करंट ये है। ये 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है। इसकी 6 एम्पियर करंट इस साइड में जा रही है, 6 एम्पियर। इस पर कोई करंट नहीं इंडिकेट की गई है, और 1 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, और 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस आई का मान क्या होगा। ये बिहार का क्वेश्चन है, हो सकता है नीट कर दे। तो ध्यान दीजिए कि 10 एम्पियर का 4 एम्पियर इस साइड में चला गया, तो किरचॉफ के मुताबिक ये 6 एम्पियर गई, तो ये 4 एम्पियर हो जाएगी। क्योंकि 10 एम्पियर जा रही है तो 10 एम्पियर निकलनी में चाहिए, तो एक आपको दिया गया है 6 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। और इस जंक्शन को आप देखिए, इस जंक्शन की ओर 1 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट आ रही हैं, इन कर रही हैं, तो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट ये हो जाएगी 5 एम्पियर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहां पर 6 एम्पियर करंट इस जंक्शन की ओर जा रही है, और 2 एम्पियर करंट भी इस जंक्शन की ओर जा रही है, तो ये करंट हो जाएगी 8 एम्पियर, और 5 एम्पियर और 8 एम्पियर इससे निकल जाएगी, तो ये हो जाएगी 13 एम्पियर। तो इसका आंसर हो गया 13 एम्पियर। एकदम लिक्विड्स में भी यही है। यहां पर जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये पाइप है, इस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है, V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और यहां से इसके 2 पाइप हो गए, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। इसमें वेलोसिटी V1 है, इसमें वेलोसिटी V2 है, इसमें वेलोसिटी V3 है। तो यहां ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। जैसे एक नदी इधर से आ रही है, यहां पर से 2 नदियां हो गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, या 2 नदियां आ रही हैं और एक मिलकर आगे बढ़ रही है। जैसे कुछ दूरी पहले गंगा से सोन मिली आकर, और यहां पर जस्ट हाजीपुर से आकर गंडक मिली है, और इसके बाद फिर आगे बढ़ी है। तो यहां पर चूंकि वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो लिक्विड इसकी ओर जाएगा A1 V1, वही लिक्विड आगे बढ़ेगा A2 V2 और प्लस A3 V3। जैसे I में आप कहा करते हो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और यहां पर हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको कहा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
हो सकता है कि नीट में इस तरह का भी क्वेश्चन मिल जाए, जो कि आपके सिलेबस में ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से कर लोगे। इस तरह का भी क्वेश्चन हो जाएगा तो भी आराम से कर लोगे, क्योंकि दोनों बातें एक ही है। यहां लिक्विड है और लिक्विड का ये जंक्शन है। जैसे नदियां आ रही हैं, एक नदी आ रही है और यहां से दो नदियां हो गई, या दो नदियां आ रही हैं, एक नदी हो गई, तो इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का यूज कर सकते हैं। जैसे याद होगा, नीट 2013 से शुरू हुई है और 2015 में एक AIPMT में क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने इसी का यूज किया है। इन्होंने कहा कि एक पाइप है, एक पाइप है ये, जिसका रेडियस उन्होंने कहा था A है, AR है, और इससे लिक्विड बह रहा है V वेलोसिटी से बह रहा है। और कहा कि यहां पर, इन्होंने कहा कि यहां जो सेक्शन है ये, यहां पर N होल्स हैं, यहां पर N होल्स हैं। कितने? N होल्स हैं। ईच ऑफ रेडियस R। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक होल से जो लिक्विड निकलेगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ये AIPMT 15 का है, हो सकता है कि यही कर दे। 2015 का है, चूंकि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपकी सिलेबस में है, तो कुछ नहीं है, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। ए मीन्स पाई R स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और इंटू V इक्वल टू, इसमें N होल्स हैं, तो N होल्स, एक की एरिया हो जाएगी पाई R स्क्वायर, और उसमें से लिक्विड की वेलोसिटी हो जाएगी V। पाई से पाई कट जाएगा यहां से, और V इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, कैपिटल V लिया था उन्होंने, बाई R स्क्वायर इंटू N, N इंटू R स्क्वायर, N इंटू R स्क्वायर। हो सकता है कि मे बी यही कर दे। तो सेम तरीके से आप याद कर सकते हो सकता है पाइप की एरिया चेंज कर दे, रेडियस चेंज कर दे, यहां पर वेलोसिटी ले ले, रेडियस दे दे, और वहां पर रेडियस दे दे, और कह दे वेलोसिटी क्या होगी। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, तो मे भी कह सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी जंक्शन पर, वो चाहे रिवर्स का जंक्शन हो, जिसको आप संगम बोलते हैं, चाहे करेंट्स का जंक्शन हो, किसी भी करंट के जंक्शन पर चार्ज को एक्युमुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहां लिक्विड को भी एक्युमुलेट नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। जितना लिक्विड आएगा उतना ही लिक्विड बह जाएगा, जितना लिक्विड आएगा उतना ही लिक्विड बह जाएगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा करते हैं, जैसे ए भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें लिक्विड को इनकंप्रेसिबल कहते हैं, नॉन विस्कस कहते हैं, और स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्ट्रीमलाइन मोशन में कहते हैं। जैसे अभी अगर गंगा जी की पानी को देखा जाए तो उसका स्ट्रीमलाइन मोशन है। बरसात के समय टर्बुलेंट हो जाता है। तो मे भी किस तरह की कोई बात आपसे कर दे। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0 इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इस साइन में आप कुछ भी आप ले सकते हैं। जंक्शन की ओर जाने वाली करंट्स को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, उससे दूर जाने वाली करंट्स को निगेटिव ले सकते हैं।
या जंक्शन की ओर जाने वाली करंट उसको आप नेगेटिव भेज सकते हो, उससे दूर जाने वाली करंट को पॉजिटिव भेज सकते हो। आंसर पर किसी प्रकार को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये आप यहां पर ट्रांजिस्टर्स वगैरह में भी करते हैं। जैसे सपोज कि देखिए यहां से एक इंटर करंट है, आपको याद होगा ये बेस करंट है और याद होगा ये कलेक्टर करंट है। तो अगर यहां पर किरचॉफ्स लॉ को यूज कर लिया जाए इस जंक्शन पर, तो आई बराबर हो जाएगा IB प्लस IC। इंटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट, ये ट्रांजिस्टर में अब तो खैर ट्रांजिस्टर्स खत्म कर दिए हैं, नीट में नहीं अब पूछे जाएंगे, लेकिन निगाह रखिएगा बाई चांस कोई करते हैं। IB और IE के रेशियो को आपने अल्फा कहा था, सब याद है आपको। IB और IC के रेशियो को आपने अल्फा कहा था। क्या कहा था आप याद कीजिए। जिसका मान काफी कम था, ICY IE अल्फा और ICY IB बीटा। ओके, तो ध्यान रखेंगे।